गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल फेज़ को और थ्री फेज़ को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है हमारी, ये एक स्टैटिक डिवाइस है। सेकेंड, इट ट्रांसफ़र वोल्टेज, it transfer power energy from one circuit to another circuit because its name is defined। इसका नाम ही डिफाइन कर देता है कि ये क्या करता है। नाम है इसका ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफ़र करने वाली डिवाइस। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर कोई कन्वर्टिंग डिवाइस नहीं है। ट्रांसफॉर्मर है ना तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ना डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ना ही किसी पर्टिकुलर एनर्जी को किसी सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर सिंपल ट्रांसफ़र करता है पावर एनर्जी को फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। दैट्स वाई इट्स नेम इज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। It transfer power energy from one circuit to another circuit, and the third part, without changing frequency। यानी जो फ्रीक्वेंसी इनपुट साइड पर होगी वही फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट साइड पर मिलेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है हमारी। दैट मीन्स कि ये एसी ही इनपुट पर दे रहा है और एसी ही आउटपुट पर वर्क मिल रही है हमें। तो ट्रांसफॉर्मर की जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। It transfer power energy from one circuit to another circuit without changing frequency। ये जस्ट वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। दैट्स वाई इसके क्लासिफिकेशन को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज करते हैं। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर को कब यूज़ करते हैं, जब हमें वोल्टेज को या तो कम करना है या वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है, तब हम अपने ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हैं। हम लोग अपनी कॉलोनीज़ के बाहर देखते हैं, बड़े बड़े सब स्टेशंस के बाहर देखते हैं। यानी हम लोगों को अगर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना है तब हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हैं। तो नाउ अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, कि हाउ डज ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। तो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक ट्रांसफॉर्मर का सिंपल डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले दिस इज़ अ आयरन कोर। ये है हमारी एक आयरन कोर जिस पर हम दोनों लेग्स पर वाइंडिंग करते हैं। एक वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बनाते हैं एंड द सेकेंडरी एक वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग बनाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे डिसाइड होगी, जिस वाइंडिंग पर सप्लाई दे दी दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस वाइंडिंग पर हमने लोड को कनेक्ट किया दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग यानी इसकी वोल्टेज दिया V1, इस पर जो करंट है दैट इज I1, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इज N1। इस मैग्नेटिक कोर में, क्योंकि ये कोर आयरन का बना हुआ है, तो इस मैग्नेटिक कोर में एक फ्लक्स फ्लो करता है। इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। देन प्राइमरी सेकेंडरी साइड की बात करेंगे तो दिस इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड, दिस इज I2, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हुआ दिस इज V2। तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नाउ अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स में वर्किंग एक्सप्लेन करूंगी जो आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग पर वोल्टेज प्रोवाइड कराया। दिस इज AC वोल्टेज। ओके, देन इस AC वोल्टेज ने करंट जनरेट किया I1, दिस इज ऑल्सो अ AC करंट। नाउ दिस I1, क्योंकि ये सारे टर्न्स में फ्लो कर रहा है, दिस I1 इज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स N1, जो कि क्रिएट करेगा एक MMF। MMF मीन्स मैग्नेटो मोटिव फोर्स।
और ये फोर्स का काम क्या होता है, ये फोर्स प्रोड्यूस करती है एक फ्लक्स। तो नाउ दिस एमएमएफ प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ पर फ्लो करेगा, कोर में, बिकॉज फ्लक्स के पास अपना एक पाथ है, तो फ्लक्स हमारा कोर में फ्लो करेगा। नाउ ये फ्लक्स भी ये भी फ्लक्स कैसा है नेचर में हमारा, एसी, यानी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को लगातार चेंज कर रहा है, डी फाई ओवर डी टी। नाउ तो अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ, हम लोगों ने सबने फेराडेज लॉ पढ़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूसेस ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ के फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। तो फ्लक्स भी लगातार चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमारे पास हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला हुआ माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। अब अगर आप देखेंगे प्राइमरी में भी नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो और फ्लक्स दोनों के साथ लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होंगे E1 एंड E2। नाउ ये जो E2 आपका ईएमएफ है, यानी अब अगर हम डायग्राम में देखें तो दोनों साइड दो ईएमएफ इंड्यूस हो गए, E1 एंड E2। तो आप E1 को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड E2 इज अ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ ये जो E2 है ये प्रोड्यूस करेगा हमारी I2 करंट को, विच इज ऑल्सो इन AC करंट, और दिस I2 जनरेट करेगी हमारे आउटपुट को, यानी आउटपुट वोल्टेज को थ्रू लोड। तो आप लोगों ने देखा कि वर्किंग क्या थी, हमने सिर्फ V1 को दिया ट्रांसफॉर्मर को, और हमारा लास्ट में V2 वोल्टेज मिला, लोड के थ्रू वोल्टेज जनरेट हो गया। तो आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्राइमरी को एक V1 वोल्टेज दिया, AC वोल्टेज। इस V1 वोल्टेज ने I1 करंट को जनरेट किया, AC करंट। ये I1 करंट हमारी N1 के साथ मिली, तो इसने जनरेट किया एक MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस फोर्स ने एक फ्लक्स को प्रोड्यूस किया कोर में। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ये जो EMF है, इस EMF को जनरेट कौन करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो E1 एंड E2 जनरेट हुआ। नाउ इस E2 ने I2 को प्रोड्यूस किया, I2 से V2 जनरेट हुआ थ्रू द लोड। अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज अ आइडियल वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये एक आइडियल वर्किंग है। यहाँ पर नो स्टेप अप, नो स्टेप डाउन, नो लॉसेस, जस्ट हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज अ सिंपल वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नाउ सवाल आता है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मर पर अगर हम DC सप्लाई प्रोवाइड कराएं तब ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर क्या होगा। तो क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछा जाता है, व्हाट हैपन इफ DC supply given to the transformer। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमें पता भी होनी चाहिए, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्मर पे AC सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, कि अब तो ये भी पता होना चाहिए कि DC क्यों नहीं देते हैं। ओके, तो व्हाट हैपन्स इफ DC सप्लाई गिवन टू द ट्रांसफॉर्मर। अगर मैंने DC सप्लाई दी तो DC सप्लाई देने से क्या होगा, DC सप्लाई से प्राइमरी पे वोल्टेज जनरेट होगा, वो वोल्टेज एक करंट जनरेट करेगा, वो करंट नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मिलेगी, यानी MMF जनरेट होगा। वो MMF फ्लक्स भी जनरेट करेगा कोर में, बट फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमारा DC एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, जिससे एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड हो रही है और साथ में एक कांस्टेंट फ्लक्स मिल रहा है, यानी ये फ्लक्स टाइम के साथ वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। तो यानी EMF इंड्यूस नहीं होगा, और जब EMF इंड्यूस नहीं होगा तो आउटपुट के थ्रू हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी एट द स्विचिंग टाइम, जब हम ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑन करेंगे, ओनली एट स्विच ऑन टाइम ट्रांसफॉर्मर हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स एक बार जनरेट होगा, वो फ्लक्स एक बार EMF भी इंड्यूस कराएगा, बट
वो फ्लक्स आपका टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, यानी नो चेंज इन फ्लक्स, दैट्स वाई नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मर आपका कोई आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। दैट्स वाई हम डीसी सप्लाई को ट्रांसफॉर्मर को नहीं देते हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर में जब तक आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड वोल्टेज और इन डिक्रीज्ड वोल्टेज, तब तक ट्रांसफॉर्मर का कोई यूज़ नहीं है। तो क्या होगा कि इनपुट पे तो करंट मिलता जा रहा है और आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा है, तो द इनपुट वाइंडिंग यानी द प्राइमरी वाइंडिंग्स आर बर्न आउट, वो जल जाएंगी बिकॉज वहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो व्हाट हैपेंस इफ डीसी सप्लाई गिवन टू द ट्रांसफॉर्मर, कि कोई भी यानी ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज देंगे, उससे करंट बनेगा, करंट से एमएमएफ बनेगा, एमएमएफ से फ्लक्स बनेगा, बट दिस फ्लक्स नॉट चेंज विद द टाइम, दैट्स वाई नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मर आपको कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो नाउ अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बार बार ईएमएफ की, कि ईएमएफ जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक ट्रांसफॉर्मर हमारे लिए कुछ भी चीज़ जनरेट करके नहीं देगा। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ हाउ वी कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। तो नाउ अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज इज इन एसी, तो द इक्वेशन इज वी एम साइन ओमेगा टी। जो करंट जनरेट हुआ दिस इज ऑल्सो एसी, तो द इक्वेशन इज आई एम साइन ओमेगा टी। नाउ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है विच इज ऑल्सो इन द साइनोसॉइडल नेचर, तो द इक्वेशन इज फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब अगर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ जो होता है हमारा दैट इज माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। अगर हमने यहाँ पर फाई की वैल्यू को पुट किया माइनस एन डी ओवर डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई एम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उसको हमने बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया साइन ओमेगा टी को। तो अगर हम साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओमेगा बाहर आ गया और यहाँ टर्म रह गया कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि इधर ईएमएफ इक्वेशन जो होगी वो भी तो साइनसॉइडल नेचर होगा, यानी इसको साइन वेव को हमें साइन वेव में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने साइन वेव में चेंज किया एन फाई एम ओमेगा, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 90 डिग्री। दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इसको जस्ट कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग। हमने कंपेयर किया किस इक्वेशन से, ईएम साइन ओमेगा टी, क्योंकि अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल ईएमएफ इक्वेशन यही है हमारी, दिस इज जनरल ईएमएफ इक्वेशन, और ये वो इक्वेशन है जो ट्रांसफॉर्मर से कैलकुलेट होकर आई है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ईएम की जगह पर जो टर्म आ रहा है दैट इज एन फाई एम ओमेगा, इसको यूज करते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ, द मैक्सिमम ईएमएफ इज एन फाई एम ओमेगा। ओमेगा को हम 2 पाई एफ कह सकते हैं। नाउ अगर हम देखें, हम लोगों ने एसी पढ़ा था, एसी में हमने जितनी भी वोल्टेज या जितने भी करंट को यूज़ किया था या पावर भी जो निकल कर आई थी, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ आरएमएस वैल्यू। ये सारी कैसी थी हमारी, आरएमएस वैल्यूज़। तो जब हम आरएमएस वैल्यूज़ की बात करते हैं तो यानी अब हम इस मैक्सिमम वैल्यू से अगर हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला बनता है EM बाय √2, दिस इज अवर आरएमएस वैल्यू, क्योंकि हम जनरली आरएमएस वैल्यूज़ को ही यूज़ करते हैं, हम लोग कभी भी मैक्सिमम वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी 2 पाई एन फाई एम एफ डिवाइडेड बाई √2, 2 पाई √2, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं। इनको जब सॉल्व किया तो आंसर निकल कर आया 4.44 एफ फाई एम एन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ EMF। अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो 4.44 इज अ कांस्टेंट टर्म, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टर्म, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है ना इनपुट साइड में ना आउटपुट साइड में। फाई एम फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स जो दोनों से लिंक्ड है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स दोनों साइड के चेंज हैं। तो यहाँ से हम दोनों साइड के EMF को बना सकते हैं। द प्राइमरी EMF इक्वेशन इज E1 इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम N1 एंड E2 इज इक्वल्स टू, यानी सेकेंडरी EMF
E2 इज इक्वल्स टू 4.44 F∅m_N2। तो ये बने हमारे दोनों साइड के EMF का फॉर्मूला। यानी अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके हम अपने ट्रांसफॉर्मर के EMF को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो आप इजीली बता सकते हैं स्टेप अप का मतलब मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है, तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे जाएंगे, सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाएंगे। ये बना हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाउ जब मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रही हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यानी N1 इज ग्रेटर देन N2, प्राइमरी के टर्न्स को बढ़ाकर रखेंगे और सेकेंडरी के टर्न्स को घटा देंगे। सो दिस इज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है हमारा वोल्टेज कॉमा करंट एंड टर्न्स रेशियो। इसका हम एक कॉमन नाम भी कह सकते हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम जनरली K से डिनोट करते हैं, यानी जो जो क्वांटिटीज भी प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर हो रही हैं उन क्वांटिटीज का रेशियो, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इफ देयर इज नो लोड कंडीशन, अगर हम लोड को अभी कंसीडर ना करें तो द वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल्स टू E1 एंड द वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल्स टू V2। और E1 की और E2 की इक्वेशन अभी अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। इफ़ वी डिवाइड द E2 बाई E1 तो ये बन गया V2 बाई V1 इक्वल्स टू, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात कर रहे हैं हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट को कंसीडर करेंगे, बिकॉज इनपुट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आउटपुट उसकी वजह से मिल रहा है, तो द रेशियो इज ऑलवेज यूज आउटपुट अपॉन इनपुट। हमने जस्ट वैल्यू पुट करी 4.44 F∅m_N2 डिवाइडेड बाई 4.44 F∅m_N1। ये सारी क्वांटिटीज जो कॉमन है दैट इज कैंसल्ड आउट। तो द फॉर्मूला इज E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू K। तो ये बना हमारा पहला रिलेशन किस किस के बीच, वोल्टेज टर्न्स के बीच, यानी वोल्टेज EMF एंड टर्न्स के बीच। नाउ अभी हम करंट के साथ भी ये सेम रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं करंट रेशियो। तो अगर हम ध्यान से देखें ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा वो एक पावर और एनर्जी ट्रांसफरिंग डिवाइस है, तो अगर यहाँ पर नो लोड कंडीशन है या एक आइडियल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, आइडियल कंडीशन, तो द इनपुट पावर इज इक्वल्स टू द आउटपुट पावर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी V1 इंटू I1 इज इक्वल टू V2 इंटू I2। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूं तो V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू I1 बाई I2। तो ये रिलेशन निकल कर आया हमारा वोल्टेज और करंट का, यानी ट्रांसफॉर्मर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ये रिलेशन ये बता रहा है कि इफ द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड इज मोर देन द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी का अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो प्राइमरी का करंट कम होगा, और सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी का करंट कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन हो गया दोनों साइड। तो हम एक जनरल फॉर्मूला अगर देखें, जनरल रिलेशन, तो E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 इज इक्वल्स टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू K। ये निकल कर आया हमारा जनरल फॉर्मूला किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, किस पर, EMF इक्वेशंस पे।
तो न्यूमेरिकल है हमारा अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज़ 80 turns on primary winding and 400 turns on secondary winding. The net cross sectional area, न्यूमेरिकल्स को आप लोग भी नोट किया करें जिससे कि आप लोगों को वो क्वेश्चन चीज़ें समझ में आ जाए. The net cross sectional area of the core is 200 centimeter square. If primary winding is connected to 240 volt, 50 hertz supply, determine the first part EMF on secondary winding यानी E2. Okay, the second part is maximum flux यानी phi m, and the third part is maximum flux density. ओके तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले अब हम ढूंढेंगे कि गिवन डेटा क्या है हमारा. तो गिवन डेटा हमें क्या क्या दिया गया है. प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स दिए गए हैं 80 यानी N1 इज 80 एंड N2 दिए गए हैं 400 यानी इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी के ज़्यादा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है. साथ साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको चेंज करेंगे 200 तो 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. दिस इज अवर एरिया. उसके अलावा हमें दिया गया है द वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड यानी V1 इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू 240 वोल्ट और पूछा गया है EMF ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग पहली पार्ट. तो हम लोगों को यूज़ करना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला रिलेशन. तो हम E2 हमें निकालना है, E1 पता है, N2 पता है, N1 पता है. हम इजीली ये रिलेशन यहाँ यूज़ कर सकते हैं. E2/E1 इज इक्वल्स टू N2/N1. तो E2 कैलकुलेट करने के लिए N2/N1 इंटू E1. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N2? 400. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N1? 80. एंड व्हाट इज़ E1? 240. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ E2 इज़ 1200 वोल्ट. ये देखिए पहला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ हमें मैक्सिमम फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए अब हमारे पास E1 भी है, E2 भी है. हम कोई भी एक इक्वेशन से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज फ्लक्स दोनों इक्वेशन से ही सेम निकल कर आएगा. बस याद रखना है E1 है तो N1, E2 है तो N2. तो अगर मैंने phi m कैलकुलेट किया, फॉर्मूला बना मेरा E1/400 4.44 F N1. वैल्यू पुट करी. E1 था हमारा 240, 4.44 इंटू 50 और N1 था 80. द वैल्यू ऑफ phi m इज 0.01351 वेबर यानी इसको हम 13.51 मिली वेबर भी कह सकते हैं. नाउ अब थर्ड पार्ट था हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. तो मैक्सिमम फ्लक्स में जब हम एरिया से डिवाइड करा देंगे तो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकल आएगी 13.51 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻⁻4 0.6756 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा फ्लक्स डेंसिटी. तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. तो हम अगर चाहें तो एक न्यूमेरिकल और ट्राई कर सकते हैं इसका. तो चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन से. क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज़ 1000 टर्न्स ऑन प्राइमरी and
400 turns on secondary side and AC voltage of 1250 volt 50 hertz is applied on primary side. Calculate. The first part is E2 यानी secondary EMF. Second part is phi am and the third part is maximum flux density. Now same numerical है, given data है, हमने नोट करते हैं. The given data is N1 is 1000 and N2 is 400. इसका मतलब इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. V1 और E1 आपको दिया गया है 1250 वोल्ट. तो सबसे पहला पार्ट हमें E2 निकालना है. सेम रिलेशन E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1. हमने जस्ट वैल्यू पुट करी तो E2 निकल कर आया हमारा 400 अपॉन 1000 इंटू 1250. द आंसर इज 500 वोल्ट. Now our second part is phi m. तो आइदर E1 यूज़ करें आइदर E2 यूज़ करें, हम यहाँ से अपना phi m कैलकुलेट कर सकते हैं. तो E1 की वैल्यू हमारी है 1250 4.44 F यानी 50 इंटू N1 की जगह पुट करेंगे 1000. यहाँ से हम अपने phi m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे. एंड द थर्ड पार्ट इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. अगेन phi m अपॉन A. लेकिन यहाँ एरिया गिवन नहीं है तो एरिया को यहाँ पे नोट कर लेते हैं. एरिया इस क्वेश्चन में दिया गया था. एरिया दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 60 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. यहाँ पर उसको वैल्यू को यूज़ करेंगे और अपनी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. आंसर मैच करा लीजिएगा. 0.9384 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर. तो आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि EMF इक्वेशन से काम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हम कैलकुलेट करते हैं, द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से हमारे दो और फॉर्मूले तैयार होंगे. तो इसको समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है. द क्वेश्चन ऑलवेज अराइजेज व्हाई ट्रांसफॉर्मर रेटेड ऑन KVA. ये क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को हम KVA में क्यों करते हैं. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. हमेशा याद रखिए द रेटिंग ऑफ एनी डिवाइस मस्ट बी कांस्टेंट. हर एक डिवाइस की रेटिंग कांस्टेंट होनी चाहिए यानी रेटिंग जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो यानी द मैक्सिमम पावर कंजम्पशन. रेटिंग मतलब उसका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बल्ब की बात करते हैं तो एक 100 वॉट का बल्ब है अगर, दैट मीन्स कि उसका पावर कंजम्पशन 100 वॉट है. 100 वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू. उससे ज़्यादा का पावर कंजम्पशन वो नहीं करेगा. ठीक है. सिमिलरली अगर एक 50 वॉट का बल्ब है तो उसकी रेटिंग भी क्या है 50 वॉट. वो 50 वॉट से ज़्यादा का पावर कंजम्पशन नहीं करेगा. तो द रेटिंग मस्ट बी कांस्टेंट. इट नेवर चेंज विद द वेरिएशन इन द लोड. लोड चेंज करने पर उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अब बल्ब पर आप चाहे एक साथ 100 बल्ब जलाएं चाहे एक बार में एक ही बल्ब जलाएं, उस पर्टिकुलर बल्ब की जो रेटिंग है यानी अगर उसकी 100 वॉट है कैपेसिटी तो वो 100 वॉट ही आपको कंजम्प करके देगा. लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर की, ट्रांसफॉर्मर में जो लोड होता है दैट इज वेरिएबल. ट्रांसफॉर्मर का लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता. ट्रांसफॉर्मर लोड इज ऑलवेज वेरिएबल. क्योंकि अगर हम अपने घर में भी बात करें, हमारी कॉलोनी में कोई ट्रांसफॉर्मर कॉलोनी के बाहर लगा हुआ है तो ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि कॉलोनी के हर घर के सारी चीज़ें या सारी लाइट एक ही साथ ऑन हो और एक ही टाइम पे बंद हो.
हम अपने घर में भी ये काम नहीं करते हैं ना। तो हम अपने घर में भी क्या करते हैं कि अगर मुझे अपने एक कमरे में बैठे हैं तो हम एक कमरे का हर चीज़ यूज़ करेंगे, फ़ैन यूज़ करेंगे, टीवी यूज़ करेंगे, लाइट्स ऑन करेंगे, और उस टाइम पर दूसरे कमरे का सारी इंस्ट्रूमेंट्स को हम बंद कर देते हैं। यानी लोड को लगातार हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। और लोड अगर वेरी कर रहा है, ठीक है ना, लोड का अगर वेरिएशन है तो लोड का सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे पावर फैक्टर पर, यानी कॉस फाई पर, ठीक है ना, क्योंकि लोड वेरिएशन मतलब कॉस फाई में वेरिएशन आया। जितने इंडक्टिव लोड चेंज होंगे हमारा पावर फैक्टर उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब पावर अगर हम बात कर रहे हैं वी आई कॉस फाई, तो ये कॉस फाई की वैल्यू पूरी की पूरी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, लोड पर। क्योंकि अगर एक बार में सारे लोड जब हम यूज़ करेंगे, सारे इंडक्टिव लोड यूज़ करेंगे, तो द एंगल, ये जो फाई एंगल है ये बढ़ जाएगा। उस टाइम पे कॉस फाई की वैल्यू कम हो जाएगी। और हमने अगर लोड कम यूज़ करे तो उस टाइम पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कॉस फाई बढ़ जाएगा। तो ये कॉस फाई इस पावर को कभी भी कांस्टेंट नहीं होने देगा। और जब ये कांस्टेंट नहीं होगी, दैट मीन्स कि ये पावर हमारी रेटिंग नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं रेटिंग की, तो रेटिंग को हम सिर्फ दो ही टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज V इंटू आई। और अगर आपको याद हो तो इस पावर को कहा जाता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, KVA। इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग को KVA में किया जाता है, क्योंकि जब भी हम एक ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो मैक्सिमम पावर को यूज़ करे। तो KVA इज द मैक्सिमम रेटिंग रेंज ऑफ द पावर। P जो हम यूज़ कर रहे हैं आपका, वो क्या है आपका S और Q। हमने 3 तरीके की पावर पढ़ी थी, उसमें S यानी KVA सबसे ज़्यादा पावर को जनरेट करता है। कॉस फाई की वजह से ये भी कम हो जाएगा और रिएक्टिव पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें लोड को ना ध्यान में रखते हुए हम ये याद रखते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि अपना हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर उसको कंज्यूम कर सके। तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को किस में रेट करते हैं बेटा, KVA में। तो इस हिसाब से प्राइमरी ट्रांसफार्मर का करंट अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला बन जाता है KVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई V1, एंड I2 बन जाता है हमारा KVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई V2। तो ये हमारे करंट के फॉर्मूले बनकर तैयार होते हैं और इनके बेसिस पर हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपना KVA का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देन अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर की नो लोड और ऑन लोड की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने लिया a 250 kVA, 11,000/415 volt 50 hertz single phase transformer has 80 turns on secondary side। तो कैलकुलेट क्या क्या करना है, द फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट I1 एंड I2, सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द थर्ड पार्ट इज मैक्सिमम फ्लक्स, और फोर्थ पार्ट है वोल्टेज इंड्यूस्ड पर टर्न। ये भी हमें कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में। ये भी एक नया टर्म आ गया हमारा, वोल्टेज इंड्यूस्ड पर टर्न, यानी वोल्टेज अपॉन टर्न, है ना। तो आइदर V1/N1 और V2/N2। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा चेक करते हैं। द गिवन डेटा इज KVA दिया गया है 250 KVA। ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस होते हैं बेटा। ये दिस इज प्राइमरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड। तो V1 दिया गया है 11,000 वोल्ट और V2 दिया गया है 415 वोल्ट, और साथ में दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड, यानी N2 दिया गया है 80। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट पूछा गया था इसमें बेटा हमारा,
रेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी करंट, तो I1 का फॉर्मूला था KVA इंटू 10⁻³ KVA था 250 इंटू 1000 अपॉन V1 था 11,000. तो द वैल्यू ऑफ I1 इज 22.72 एम्पियर. द I2 KVA इंटू 10⁻³ अपॉन V2 यानी 250 इंटू 1000 अपॉन V2 था हमारा इस न्यूमेरिकल में 415. द आंसर इज 602.409 एम्पियर. तो हमने आसानी से I1 I2 कैलकुलेट कर लिए. अवर थर्ड पार्ट इज नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, तो वो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. E2/E1 इज इक्वल्स टू N2/N1 और हमें N2 पता है, N1 निकालने हैं. तो N1 को इधर रखा, N2 इंटू E1 अपॉन E2. यहाँ से N2 हमारा 80 था, E1 था 11,000 और E2 था 415. तो द नंबर ऑफ टर्न्स जो निकल कर आए 2122. याद रखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ना, दिस इज अ एग्जैक्ट क्वांटिटी. ये कभी भी पॉइंट्स में या डेसिमल्स में यूज़ नहीं होती है. अब नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट. हमसे पूछा गया मैक्सिमम फ्लक्स, तो चाहे E1 यूज़ कर सकते हैं या E2 यूज़ कर सकते हैं. हम कैलकुलेट करेंगे अपना 5M. तो E1 था हमारा 11,000, 4.44 इंटू 50 इंटू N1 निकल कर आया 2122. तो फ्लक्स यहाँ से निकल कर आया हमारा 23.36 मिली वेबर. और द लास्ट पार्ट इज वोल्टेज पर टर्न. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो V2/N2 या V1/N1 कुछ भी ले सकते हैं. तो V2 था हमारा 415, N2 था हमारा 80. सॉल्व करेंगे 5.1875 वोल्टेज पर टर्न. तो ये हमारा ट्रांसफार्मर में, तो यानी इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी. इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स, यानी एक सिंपल ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है. व्हाई ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क्स ऑन द DC सप्लाई. हाउ वी कैलकुलेट द EMF इक्वेशन. व्हाई वी रेटेड द ट्रांसफार्मर इन KVA. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर पर अगर लोड है तब उसका बिहेवियर क्या होगा, और ट्रांसफार्मर पर अगर लोड नहीं है तब उसका बिहेवियर क्या होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो.